हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम भवानी सिंह जादव और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ईएमआरएस के डिस्क्वालीफाई रूल पे। तो सबसे पहले आपको जैसा पता है कि अभी आपकी ईएमआरएस की वैकेंसीज आने वाली है। तो ईएमआरएस क्या है? ठीक है, दैट इज एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, जो कि आपका बेसिकली नेस्ट कंडक्ट करवाती है एग्जाम को। ठीक है, तो जैसे आपका आर्मी पब्लिक स्कूल है, आपका बेसिकली आपका क्या बोलते हैं एनवीएस है, नवोदय विद्यालय है, जवाहर नवोदय विद्यालय, वैसे ही आपकी ट्राइबल स्टूडेंट के लिए नेस्ट आपकी एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है ईएमआरएस। तो काफ़ी सारी आप इस पे वीडियो देख चुके होंगे, बट बेसिकली जब इसका नोटिफिकेशन आया था तो इसमें फॉर्म के अंदर एक और चीज़, एक सेक्शन मेंशन था जिसके बारे में कई लोग बताना भूल गए। ये सेक्शन था आपका फॉर्म के अंदर, दैट इज डिस्क्वालीफाई रूल DQ। ठीक है, अब क्या है ये डिस्क्वालीफाई रूल? जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि क्या आप इन डिस्क्वालीफाई रूल के अंदर आते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, कोई ज्यादा बहुत घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, दो क्लॉजेस दी गए हैं। ठीक है, कौन कौन से वो क्लॉजेस है उन पे अभी हम चर्चा करेंगे। तो दो क्लॉजेस दिए गए, ठीक है, जो कि आपके नोटिफिकेशन के अंदर साफ साफ लिखे हुए हैं। अगर आप इनमें से किसी भी क्लॉज में आते हैं, ठीक है, तो एक जगह तो लिखा हुआ है उसमें कि आप अलाउड नहीं है, एक जगह बोला गया है कि नेक्स्ट अगर आपको अलाउ कर दिया जाता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप इन क्लॉजेस में नहीं आ रहे तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। अब ये क्लॉजेस क्या क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर बोला क्या गया है। तो आइए चर्चा करें ईएमआरएस के अंदर। तो देखिए, ये कुछ नोटिफिकेशन आया था 2 तारीख को। ठीक है, ये आपका ईएमआरएस का नोटिफिकेशन था जो कि आपका नेस्ट कंडक्ट करवाती है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, शॉर्ट में नेस्ट, है ना। तो इसमें कई सारी पोस्टें आई थी, फिर कई सारे क्लॉजेस दिए गए, नंबर ऑफ पोस्ट वगैरह। हम डायरेक्ट बात करते हैं डिस्क्वालीफाई रूल पे, प्रोबेशन पीरियड पे। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं इसे, ठीक है, ताकि आप लोग आराम से पढ़ सके। तो दो क्लॉजेस दिए गए, बेसिकली ज्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है, बट अगर आप में से ऐसे कोई व्यक्ति हो तो आपके लिए जरूर ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं साइड होके आपके लिए ये सारे क्लॉजेस पढ़ देता हूं कि ये क्लॉजेस है क्या। ठीक है, तो पहला आपका क्लॉज जो बोला गया है, पहला जो आपका पॉइंट बताया गया है वो ये बोला गया है, नो पर्सन, कोई भी व्यक्ति, हु हैज एंटर्ड इनटू और कॉन्ट्रैक्ट ए मैरिज विद अ पर्सन हैविंग ए स्पाउस लिविंग। ठीक है, पहला क्लॉज क्या है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या फिर विवाह का अनुबंध किया है जिसका पहले से ही कोई जीवन साथी हो या फिर जीवित हो। ठीक है, मतलब अगर आपने, ठीक है, किसी ऐसे पर्सन से शादी कर रखी है जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, ठीक है, या तो वो जीवित हो, ठीक है, या तो वो जीवित हो या फिर पहले से ही शादी कर रखी हो, तो पहला क्लॉज ये उनके लिए ये डिस्क्वालिफाइड रूल है। फिर आगे इसी क्लॉज को थोड़ा सा बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया भाई, हैविंग ए स्पाउस लिविंग हैज एंटर्ड इनटू और कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विद एनी पर्सन। मैं थोड़ा साइड होकर पढ़ देता हूं ताकि आप लोगों को दिखे। हैविंग ए स्पाउस लिविंग हैज एंटर्ड इनटू और कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विद एनी पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द सेड पोस्ट, provided that nest may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of these rule। दूसरा क्लॉज आपका बोल रहा है कि जीवित पति या पत्नी के किसी भी व्यक्ति से विवाह करने या अनुबंध होने पर वह उक्त पद पे नियुक्ति के लिए पात्र हो सकता है। ठीक है, तो पात्र हो सकता है मतलब नियुक्ति के लिए पात्र हो सकता है, बट कब होगा? नॉर्मली तो वो आपसे क्या बोल रहा है, पहले क्लॉज में ही उसने बोल दिया कि भाई नो पर्सन, कोई भी व्यक्ति जिसका पहले से ही आपका शादी हो चुकी है, उससे आपने शादी कर रखी हो, ठीक है, और वो पर्सन जिससे शादी कर रखी है आपने, उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड जिंदा हो या फिर मृत हो। बट अगर ऐसा क्लॉज है आपके साथ, तो दूसरा उसने बोला हैविंग ए स्पाउस लिविंग हैज एंटर्ड इनटू और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज विद एनी पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द सेड पोस्ट। ठीक है, कि अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन फंस रही है तो आप अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है, पोस्ट, उस पोस्ट की अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल तब है, कब? प्रोवाइडेड दैट नेस्ट में, जो आपकी नेशनल एजुकेशन, ठीक है, जो ट्राइबल सोसाइटी है, नेस्ट जो है आपका,
मे इफ सेटिस्फाइड दैट मैरिज, अगर उनके लॉ के अंदर, ठीक है, ऐसी मैरिज कैसी हो, ठीक है, मतलब वो सेटिस्फाइड हो जाए आपकी शादी से, ठीक है, तो अगर नेस्ट संयुक्त मतलब संतुष्ट हो कि ऐसे विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत स्वीकार्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो किसी भी व्यक्ति को इन नियमों के संचालन में नेस्ट आपका छूट दे सकता है। तो अब ये कैसा पता करें कि भैया आपका नेस्ट हमको छूट देगा कि नहीं, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, नेस्ट कार्यालय में जाके, अगर आप इन क्लॉजेस को फुलफिल कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो आपके लिए तो ये रूल ही नहीं है, तो आप आराम से अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं, हेडेक मत लीजिए। बट अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने है ना या तो दूसरी शादी कर ली हो, ठीक है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करी हो जिसका मतलब ऑलरेडी क्या है, मतलब वो जो शादीशुदा उसकी वाइफ या हस्बैंड जिंदा है, ठीक है, तो आपके लिए क्लॉज अप्लाई होगा। बट स्टिल तब भी घबराने की बात नहीं है, आप क्या कर सकते हो, पहले आप जाके नेस्ट में जाके आप पता कर सकते हैं कि क्या हम इन क्लॉसेस में हमको कोई रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर रिलैक्सेशन मिलता है तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, पेपर भर सकते हैं और अपनी तैयारी को जारी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली दो रूल है जिसको हम DQ रूल, डिस्क्वालीफाई रूल बोलते हैं, जो कि आपको एग्जाम में बैठने नहीं देंगे, ठीक है। बट फिर भी आपको बता दिया है कि अगर नेस्ट मान जाता है तो आप ये एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो ये बताना मेरा फर्ज था, ठीक है। ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। और अगर आपको और कोई भी डाउट हो वीडियो सेक्शन में अपने कमेंट जरूर करके बताएं। टिल देन हैव ए नाइस डे, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, थैंक यू।